ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए मार्केट के महारथी, यानी कि इस सेगमेंट में हम बाजार की जो बड़ी पिक्चर है, जो बड़ी तस्वीर है, उसकी बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि अगर आपको निवेश करना है, अगर आपको अपने पैसे डिप्लॉय करने हैं बाजार में या फिर म्यूचुअल फंड में ही सही, तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन से सेगमेंट्स इस वक्त आकर्षक हैं और बाजार के लिए जो मेगा ट्रेंड्स बन रहे हैं वो कौन से हैं। आज के सत्र की बात करें तो कल की अच्छी तेजी के बाद बाजार हम देख रहे हैं कि एक नैरो रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी में जो गेंस हैं वो 40 अंकों के आसपास के हल्के से गेंस हैं और निफ्टी के गेंस को सपोर्ट मिला है रिलायंस से, क्योंकि रिलायंस के शेयर में है आज 2.25% के आसपास की बढ़िया तेजी, क्योंकि जियो को लेकर एक अच्छी खबर आई और दूसरी खबर आई है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड आरसीपीएल ने एक एक्विजिशन किया है। नेचर एज नाम से एक कंपनी है जो कि हर्बल ड्रिंक्स बनाती है, उसके चलते इसमें तेजी आ रही है। लेकिन एक क्रूशियल लेवल तो बाजार ने पार किया है। 24,800 हर्डल था, उसको पार करके हमने देखा कि कल 25,000 के लेवल को भी पार कर लिया। निफ्टी बैंक की बात करें, कल के सत्र में हमने देखा था कि 56,000 के लेवल को भी क्रॉस कर लिया था। तो क्या बाजार की जो चिंताएं हैं वो दूर हो गई हैं या फिर कम हो गई हैं और आपको अब अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करके डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली थीम पर बुलिश होना चाहिए, क्योंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है, आगे दशहरा दिवाली के पर्व भी आएंगे जहां पर अच्छी बाइंग हम देखते हैं होते हुए बाजार में। तो जरा ट्रेंड समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट के सीआईओ और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास। राकेश जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच ऑन 18 आवर्स स्वदेश। राकेश जी, पहले ये जानेंगे, हमने ये देखा है कि एफआईज भारतीय बाजार से दूर रहे हैं, लगातार उनकी सेलिंग चली है। उनकी अपनी अलग वजह होंगी, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में और भी बाजार हैं और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग चल रही है। लेकिन डीआईज तो पैसे डाल रहे थे, तो और आप भी उसी कहीं ना कहीं कम्युनिटी का हिस्सा हैं। आप जरा ये बताइए कि जो घरेलू फंड्स हैं या फिर आपकी ही कंपनी है, वो क्या बाइंग कर रही है, अपने पैसे कहां पर डिप्लॉय कर रही है, पहले ये बताइए, उसके बाद कुछ और सवाल आपसे लेंगे। अ, धन्यवाद अभिषेक जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। देखिए, आपकी बात सही है कि एफआई जो है वो कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं मार्केट में। बट इसमें दो अलग व्यू देखना चाहिए। एक, सेकेंडरी मार्केट में उनकी सेलिंग बहुत ज़्यादा है, बट आप अगर प्राइमरी मार्केट देखेंगे जहाँ पे बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, वहाँ एफआईआई का बाइंग भी है। तो हम अगर नेट बेसिस पे देखेंगे तो अभी भी सेलिंग है, बट जो हमको सेकेंडरी मार्केट सेलिंग का नंबर दिखता है वो थोड़ा एग्जैजरेटेड है मेरे हिसाब से, बिकॉज बहुत सारे नए बिजनेसेस हैं जहाँ पे एफआईआई को अच्छा इंटरेस्ट है, जो कि आईपीओज में आ रहे हैं, वहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट जारी है। और जैसा कि आपने कहा, डोमेस्टिक इन्फ्लो जो है हमारे निवेशकों का, रिटेल निवेशक, म्यूचुअल फंड, पीएमएस, इसमें अभी भी काफी इन्फ्लोज अच्छे हैं। अगर आप देखेंगे मार्केट को तो कोविड के बाद में करीब 4 साल मार्केट में अर्निंग ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही है और मार्केट ने रिटर्न भी उसके हिसाब से दिया। बट लास्ट 15 महीने अगर देखें तो मार्केट के लिए थोड़े टफ रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल अगर आप मार्केट की बात करेंगे, इकोनॉमी में थोड़ा सा म्यूटनेस है। अर्निंग ग्रोथ इन जनरल लास्ट फिस्कल में वैसे भी थोड़ा वीक था, बट अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो अर्निंग्स नॉर्मली इम्प्रूव हुआ है। अभी जो गया बीता हुआ क्वार्टर है उसके अंदर अगर आप निफ्टी कंपनीज की बात करेंगे तो उन्होंने करीब 8% अर्निंग ग्रोथ दिखाया है। मेरे ख्याल से मार्केट इन जनरल इस बार ये साल के लिए 11-12% अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मिड कैप्स अभी भी अच्छे अर्निंग्स दिखा रहे हैं, पर स्मॉल कैप में अभी भी थोड़ा सा पेन बाकी है। लास्ट ईयर 4 साल के बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद उन्होंने डीग्रोथ दिखाया था। ये क्वार्टर भी थोड़ा सा म्यूटेड रहा है उनके लिए, बट हमें एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले करीब 9 महीने या 3 क्वार्टर के अंदर अर्निंग ग्रोथ वहां पे भी बहुत स्ट्रांग आएगी। सेक्टर्स की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से सरकार का बहुत प्राइमरी फोकस रहा है एटलीस्ट पिछले 6 से 8 महीने में, कि कंजम्पशन को किसी तरह से बूस्ट किया जाए। तो इनकम टैक्स रिलेटेड जो उन्होंने रिलीफ दिया था, वो अभी 1 अप्रैल से धीरे धीरे हाउस होल्ड्स की डिस्पोजेबल इनकम में आने लगा है। सरकार ने या प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात की है। इसके अंदर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कंजम्पशन बूस्ट का प्रोस्पेक्ट है। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एज ए सेक्टर हमको अभी भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे इन्वेस्टमेंट्स उधर काफ़ी ज़्यादा है अक्रॉस
फूड डिलीवरी से लगा के रिटेल में या क्विक कॉमर्स प्लेस, और मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी वहां पर स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत बचा हुआ है, बिकॉज लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट हो रहा है, कंज्यूमर हैबिट्स चेंज हो रही है। तो वो एक सेक्टर हमारे लिए पॉजिटिव है। दूसरा सेक्टर मेरे ख्याल से पावर रिलेटेड सेक्टर्स है, जहाँ पर सरकार का बहुत फोकस है रिन्यूएबल को लेके। अब तो कोल बेस्ड सेक्टर को लेके भी काफी फोकस आया है, ट्रांसमिशन। तीसरा मुझे लगता है फिलहाल के लिए बैंक्स मे बी फॉर दिस ईयर थोड़ा सा शायद म्यूटेड रह सकते हैं। इसका रीजन बहुत क्लियर है कि अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से रेपो रेट कट हुआ है लास्ट 6 से 8 महीने के अंदर, उनसे उनका एसेट साइड पे ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होता है, तो जो उनकी लाइबिलिटीज है उसमें धीरे धीरे आता है ये जो ट्रांसमिशन है, तो निम में थोड़ा प्रेशर रहता है। और क्रेडिट ग्रोथ लास्ट कुछ क्वार्टर से थोड़ा म्यूटेड रहा है, बट मुझे लगता है एज कंजम्पशन कम्स इन, एज प्राइवेट केपेक्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो बैंकिंग सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग होगा। और आरबीआई ने लिक्विडिटी मेजर्स बहुत ज्यादा प्रोवाइड किए लास्ट करीब 8-9 महीने के अंदर, तो उससे अभी सप्लाई साइड का कोई इश्यू नहीं है। मेरे ख्याल से डिमांड साइड थोड़ा चैलेंज है, जो धीरे धीरे कंजम्पशन बूस्ट होने के साथ में यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्ट्रीज एक्सेट्रा बढ़ेगी, और पर्सनल रिटेल क्रेडिट में भी काफी स्ट्रांग ग्रोथ आनी है। तो वो एक सेक्टर है जहां हमको काफी पॉजिटिव लगता है। तीसरा सेक्टर मेरे ख्याल से केमिकल्स है। हाँ, थोड़ा ऑब्वियसली अभी फिलहाल यूएस टैरिफ वगैरह को लेके थोड़ी चिंताएं जारी है, बट एज एज ए थीम अगर आप देखेंगे तो चाइना से धीरे धीरे करके इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स या डोमेस्टिक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज ए बिग थीम, जो हमें लगता है कि अच्छे से प्ले आउट करेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी ऑल्सो कम्स एज ए लार्ज पार्ट ऑफ द सेक्टर, बिकॉज मोर और लेस दी अर्निंग ग्रोथ जो देखेंगे अगर इस सेक्टर के अंदर तो बहुत स्ट्रांग रही है। और वहां पे भी धीरे धीरे करके अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज ट्रांसमिशन चालू है डिमांड का और सप्लाई का भी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत स्ट्रांग टेलविंड्स है सेक्टर्स के लिए। लास्ट सेक्टर मेरे ख्याल से फाइनेंशियलाइजेशन कंटिन्यूज टू रिमेन वेरी स्ट्रांग, जैसा कि आपने बताया बहुत सारा डोमेस्टिक इन्फ्लोज आ रहा है मार्केट के अंदर। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो एएमसी रिलेटेड स्टॉक्स हैं या कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इनके अंदर काफी पॉजिटिव बायस रहेगा। ठीक है, राकेश जी ने बहुत ही खूबसूरती से मतलब कहाँ कहाँ पर वो बुलिश हैं, सारी चीज़ें टच की आपने सर। और बिल्कुल कह सकते हैं कि गागर में सागर भरने का आपने काम किया है। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो एक्सपोर्ट वाले जो सेगमेंट्स हैं, चाहे वो फार्मा हो, आईटी हो, वहाँ पर हम थोड़ा पेन देख रहे हैं। अगर हम ग्लोबल लिंकेज की बात करें तो मेटल में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहता है। तो क्या ये बेहतर होगा राकेश जी कि फॉर टाइम बीइंग, मतलब जब तक ग्लोबल चीज़ें अनक्लियर हैं, तब तक थोड़े पोर्टफोलियो में चर्निंग करें और इन सेक्टर्स में वेटेज को रिड्यूस कर लें और कंजम्पशन पर अपना वेटेज बढ़ा दें? आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए या फिर ज्यादा फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम की बात है, चीजें फिर सेटल हो जाएंगी? नहीं अभिषेक जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर हमारा पोर्टफोलियो की भी बात करें तो ये जो एक सेक्टर जिसका आपने जिक्र किया उसमें हम लोग अंडरवेट हैं ऑलरेडी। आईटी सर्विसेज सेक्टर जो है उसमें अगर आप देखेंगे ऑर्डर बुकिंग इन जनरल बहुत स्ट्रांग रही है अक्रॉस आईटी सर्विसेज कंपनीज, बट जो अनिश्चितताएं बरकरार है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर फॉर वेरियस रीजंस, उसकी वजह से उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, और उसका ट्रांसलेशन जो है वो हमारी कंपनीज की ग्रोथ पे, उनके मार्जिन्स पे, उनकी अर्निंग ग्रोथ पे बहुत क्लियरली दिखाई देता है। और इसलिए ये सेक्टर जो है वो कुछ टाइम से थोड़ा अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। हाँ, मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से अभी बहुत ज्यादा करेक्ट शायद नहीं होगा ये सेक्टर, बिकॉज इसमें फ्री कैश फ्लो जनरेशन अभी भी बहुत स्ट्रांग रहता है। अगर सेक्टर का पी देखेंगे तो वो आज की तारीख में अपने ओवरऑल एवरेज लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, निफ्टी से थोड़ा डिस्काउंट पर है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा नीचे गिरने की गुंजाइश कम है। पर अर्निंग ग्रोथ जो है वो यहाँ अभी मिसिंग है, और वो अभी भी एटलीस्ट अगले 3-4 क्वार्टर तक उसकी बहुत स्ट्रांग विजिबिलिटी नहीं दिखती है। तो ये सेक्टर जो है इसमें हम लोग थोड़ा अंडरवेट रह सकते हैं, या इसमें थोड़ा चर्न कर सकते हैं।
सर्विसेज कंपनी से आईटी प्रोडक्ट कंपनीज की तरफ अगर शिफ्ट करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो फिर भी शायद एक जस्टिफिकेशन बनता है। जहां तक आपने फार्मा की बात की, मेरे ख्याल से देखिए यूएस हमारे लिए एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, और यूएस टैरिफ को रिलेटेड जो अनसर्टिनिटी है, उसके चलते ये सेक्टर भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट अगर आज की तारीख में $8 बिलियन के करीब का हमारा यूएस एक्सपोर्ट है, और ग्लोबली देखेंगे तो जेनरिक ड्रग्स में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो यूएस को अगर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे ड्रग्स चाहिए, तो इंडिया के अलावा उनके पास ऑप्शन बहुत कम है। तो एक लेवल के बाद में जाके मुझे लगता है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ये रियलाइज करेगा कि बहुत ज़्यादा टैरिफ रिलेटेड इश्यूज इस सेक्टर पे डालने से उनको या उनके कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो शायद यहाँ पर बॉटमिंग आउट ऑफ दिस सेक्टर शायद हो रहा है धीरे धीरे। और बहुत सारी कंपनीज जो इस स्पेस में है वो बियॉन्ड यूएस, अदर जोग्राफी या स्पेशलिटी फार्मा, इन सब में ज़्यादा फोकस कर रही है, और वैल्यूएशंस मेरे हिसाब से धीरे धीरे थोड़ा अट्रैक्टिव है। बट जब तक यूएस रिलेटेड अनसर्टिनिटी खत्म नहीं होती है टैरिफ को लेकर, तब तक शायद ये सेक्टर थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है, और इसी तरह से हमारा पोर्टफोलियो भी पोजीशन है। मेटल्स एज ए सेक्टर आई थिंक बहुत कुछ चाइना पर डिपेंड करता है अभिषेक जी, बिकॉज आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40 से 50% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन चाइना करता है, और उनके वहां पर डिमांड का थोड़ा इश्यू है। तो उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसी बहुत हद तक मेटल प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करती है। जिस हिसाब से अभी चाइनीज गवर्नमेंट धीरे धीरे फोकस कर रही है कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करना है, अगर उस तरह का कुछ हुआ तो मेरे ख्याल से मेटल्स में ओवरऑल थोड़ा सा प्राइसेस में फर्मनेस रहेगा। इंडिया में मेटल्स की अगर आप बात करेंगे तो सेक्टर से रिलेटेड जितनी कंपनीज है उनका एक्सपोर्ट मार्केट उतना बड़ा नहीं है। ज़्यादातर सब डोमेस्टिक ड्रिवन कंपनीज है, और डोमेस्टिक प्राइसेस इन जनरल एक्सपोर्ट से अभी भी थोड़े ऊपर है। राकेश तो जी, राकेश क्या, जी, आज हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे थैंक यू साथ जुड़े अभिषेक आप। जी। लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है, तो